चलिए नेक्स्ट, कल हमने शुरू कहाँ पे खत्म किया था? साइटोप्लाज्म पे हमने खत्म किया था। लाइट चली गई थी तो हमें इस वजह से यहीं पे स्टॉप करना पड़ा था, लेकिन साइटोप्लाज्म जो था हमारा क्या हो चुका था? खत्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज आप और नोट कर लीजिएगा कि सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, वो सभी किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। जो हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, गोल्जी अपरेटस की बात करते हैं, ठीक है, लाइसोसोम की बात करते हैं, ये सारे ही जितने भी आपके हैं वो सब किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या था? क्या था साइटोप्लाज्म? सेमी सॉलिड फ्लूइड था ये, है ना। अब ये इसका दूसरा काम क्या होता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल उसमें होते हैं उन सबको क्या करके रखता है? अपनी जगह पे स्टे करके रखता है, रोक के रखता है। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल को क्या कहते हैं? सेल वॉल को कहते हैं कोशिका भित्ति। एक होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को मैंने बताया था कि ये क्या है? एक पतली होती है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल कैसी होती है? मोटी होती है, थिक होती है। ठीक है, ये मैंने कहा था सेमी परमिएबल है, ठीक है, यानी कि क्या होगी? अर्धपारगम्य। कैसे होती है ये भी बताया था, ठीक है। ये कैसी होती है? परमिएबल होती है, यानी कि ये पूरी तरह से पारगम्य होती है। ठीक, सेल वॉल कहाँ मिलेगी? सेल वॉल बाहर है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बाहर है और सेल वॉल आपकी कहाँ है? अंदर की तरफ। ठीक है, सेल वॉल के दो काम होते हैं। ये सेल को क्या करती है? सपोर्ट करती है। ठीक, सपोर्ट कैसा करेगी? सपोर्ट दो तरीके से सपोर्ट होता है। पहला होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है प्रोटेक्शन। मैकेनिकल सपोर्ट है प्लस प्रोटेक्शन है। एक सेल काम कर रही है, काम कर रही है, एनर्जी बनाने का काम कर रही है, ठीक है, एनर्जी बनाने का काम कर रही है। जो हमारे कैरेक्टर होते हैं उनको नेक्स्ट सेल में भेजने का काम कर रही है, ठीक है। जितना भी हमारा, हम कहते हैं कि भाई हमारी बॉडी में डाइजेशन चल रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है, सब सेल की हेल्प से ही हो रहा है। तो सेल के अंदर काम हो रहा है तो काम को क्या चाहिए? एक प्रोटेक्शन चाहिए ना, है ना। अगर प्रोटेक्शन से मैं बात करूं तो क्या होगा? जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये उस काम को अंदर इजीली होने देती है, इसीलिए कैसी होती है? थिक होती है, परमिएबल है, आने जाने पे किसी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं होती है। मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है। मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब है? कि सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी उसको मटेरियल चाहिए, वो सब उस सेल वॉल की हेल्प से उसको मिल जाता है या फिर बाहर चला जाता है। बात क्लियर है? आराम से लिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक, कभी कभी पूछ लेते हैं कि सेल वॉल सेल को प्रोटेक्ट करती है, कैसे प्रोटेक्ट करती है? हम ये कह रहे हैं कि सेल के अंदर जितना भी काम हो रहा है उसके लिए वो क्या कर रही है? उसको एक प्रोटेक्शन लेयर दे रही है। दूसरा प्रोटेक्शन लेयर का काम क्या होता है कि भाई ये क्या करेगी? सेल को सूखने से बचाती है, ठीक है। सूखने से कैसे बचाएगी? सपोज करो कि अगर कुछ लीव्स हैं, पत्तियां हैं, ठीक है, पेड़ से गिर गई, क्या वो पेड़ से गिरते ही सूख जाती हैं? हाँ, कब सूखेंगी? वो तब सूखेंगी जब उस पत्ती के अंदर का सारा न्यूट्रिशन, उन सेल्स का सारा न्यूट्रिशन खत्म हो चुका होगा, ठीक है। जब तक उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा था तब तक वो हरी थी, लेकिन जैसे ही न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया तो वो पत्तियां क्या हो गई? गिर गई।
ठीक है, अब आप बोलोगे कि पत्तियों में तो आपने बताया था कि भाई वो तो खुद ही स्टार्च का डेवलप करती हैं, लेकिन स्टार्च का डेवलपमेंट वो तब तक ही करती हैं जब तक वो पेड़ पर लगी हुई हैं। ठीक है, जब तक वो पेड़ पर लगी हुई हैं तभी तक फोटोसिंथेसिस हो सकती है। पेड़ से निकलने के बाद उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, इसीलिए वो सूख भी जाती है। वरना पत्तियों का काम है क्या करना, फोटोसिंथेसिस करना, प्लांट के लिए फूड बनाना, वो नीचे गिर के बनाती रहेंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की जरूरत लीव्स को भी होती है। तो ये जो सेल वॉल है ये इसी काम को करती है। ठीक है, वो आसानी से सारे न्यूट्रिएंट को बाहर नहीं जाने देती या हर एक चीज को अंदर नहीं आने देती। इतनी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल ऑर्गेनल। नोट करेंगे सेल ऑर्गेनल या फिर लिखेंगे कोशिकांग। मैंने बताया था कोशिकांग का मतलब कोशिका, कोशी मतलब कोशिका, आंग मतलब अंग, यानी कि कोशिका के अंग। ठीक है, कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, नाम नोट कीजिए। सबसे पहले नाम नोट कीजिए और उनका फंक्शन क्या है वो नोट कीजिए। लिखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, अंतःप्रदवी जालिका इसको कहते हैं। यही के यही डिवाइड कीजिए। दो प्रकार की होती है, रफ और स्मूथ। ठीक है, ये वन हो गई। नंबर टू राइबोसोम। नंबर थ्री गोल्जी अपरेटस। नंबर फोर माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर फाइव लाइसोसोम। नंबर सिक्स, लिखिए फटाफट। नंबर सिक्स प्लास्टिड। ये तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा नंबर सेवन वैक्यूल। नंबर एट सेंट्रोमियर और नंबर नाइन न्यूक्लियस। माइक्रोट्यूब्यूल्स। सबसे पहले क्या आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सारे नाम नोट हो गए। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रदवी जालिका, ये क्या होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की होगी। इसमें क्या रहती है, पतली पतली नालियां बनी हुई होती हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ये कैसी हैं,
ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, नाम नोट कर लीजिएगा, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, दूसरा इनका काम क्या होता है, प्रोटीन को क्या करना, सिंथेसाइज करना और स्टोर करना। ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना और उसको क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि सेल ऑर्गेनल कहाँ मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा, समांतर होती हैं एक दूसरे के, जो ये नलियां हैं ये कैसी होती हैं, समांतर मिलती हैं। ठीक, हमने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का हो गया, दो, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है, जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है। अगर इसी के ऊपर क्या आ जाए, इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट हो जाए तो यही आपकी क्या हो जाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ पे राइबोसोम नहीं होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए काम करती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए काम करती है। एक का काम होता है लिपिड को क्या करना, स्रावित करना, सिक्रीट करना, और एक का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट हैं वही क्या काम करती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करती है। और ये जो आपकी SCR होती है ये किसके लिए है, ये लिपिड के सिक्रीशन के लिए क्या है, उत्तरदायी, जिसको हम कहते हैं लिपिड का सिक्रीशन करवाती है। बात क्लियर है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछा जाता है तो आप यही बताएंगे कि ये किसके लिए काम करती है, प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए काम करती है और लिपिड के सिक्रीशन के लिए काम करती है। ठीक है, कौन सी करेगी प्रोटीन के लिए, RER करेगी, और कौन करेगी लिपिड के लिए, वो SCR करेगी। इतनी चीज क्लियर, नोट करिएगा। ये हो गए इसके बेसिक काम। जो हमारे सेल का न्यूक्लियस होता है ये उसके आसपास प्रेजेंट होती है। ठीक है, आसपास प्रेजेंट होने का की वजह से एक काम इसका क्या का हो गया कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसके लिए एक रास्ता बनाती है। ठीक, एक रास्ता बनाती है ताकि वो क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। क्लियर है बात। ठीक, एक ये काम इसका नोट करेंगे। दूसरा, जब हमारी सेल है, हम कहते हैं कि सेल में मैकेनिकल काम होता है, तो एक मैकेनिकल काम में आ जाता है कि यहाँ पर क्या होगा, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन चलता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन भी होगा। ठीक, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, जो हमने खाना खाया है उसका भी आयंस में ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो जो ये मैकेनिकल काम हो रहा है, एक तो हो गया जेनेटिक मटेरियल के लिए, दूसरा इसका काम हो गया कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है, मतलब कोशिकीय परिवहन में हेल्प करती है। ठीक, कोशिका में जो भी चीज आपकी बन रही है उसको क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करती है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी या सेल में जमा हुआ फैट, जो आप घी खाते हैं, है ना, या कोई भी आप मीठा ज्यादा खा रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, तो उससे क्या बनता है आपकी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है, अगर आप ये चीजें ज्यादा खाते हैं
और आपकी सेल उसको क्या नहीं कर पाती, ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, तो वो आपकी एक बीमारी के रूप में आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बीपी वगैरह बढ़ा रहता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, इस कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगी, ब्रेक डाउन करती है इसका, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है, एक तरह की शुगर है, और शुगर का ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ही क्या है हमारी बॉडी की, एनर्जी फॉर्म। क्लियर है बात, ठीक। ये हो गए इसके फंक्शन, नोट करेंगे, हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम मैंने अभी बताया क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का, ठीक है। ये प्रोटीन प्रोटीन मैं बोल रही हूँ बार बार, प्रोटीन सिंथेसाइज है क्या, ये प्रोटीन है क्या, ये प्रोटीन बताओ, है क्या ये प्रोटीन। मैंने फिर से लिख दिया कि इसका फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, खाना खाते हैं हम, ठीक है। जैसे अगर आप कंप्यूटर या फोन में अगर हम बात करें तो उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, पता है ना ये बात, ठीक है, कि हमने तो उसे इंग्लिश में टाइप करके दे दिया, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है, वो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी और उसके बाद उसे आपको आंसर उसमें से देगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी हो गई, ठीक है। बॉडी के लिए हमने सिर्फ क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं। हमने अगर चावल रोटी दाल कुछ भी खाया है, घी खाया है, कुछ भी खाया है, वो हमारे लिए है, हमारा माइंडसेट हो गया, क्योंकि हम इन्वायरमेंट में उसको देख रहे हैं। हम ना तो घी को ये कहेंगे कि हम फैट ले रहे हैं, ना हम रोटी को ये कहेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, है ना हम ये कहेंगे चावल को देख के कि हमने फिर से कार्ब्स ले लिए। आलू को खाएंगे तो आलू ही कह के खाएंगे ना, या उसे कार्ब्स कह के खाओगे, नहीं ना, क्योंकि ये सारी चीजों के रिसोर्स हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स आलू हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया, ठीक है। प्रोटीन का रिसोर्स दालें हो गई, ठीक। हम ये बार बार कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है, एक चीज को समझिएगा, हर एक चीज की एक बेसिक यूनिट होती है, ये तो आप जानते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर शुगर है तो शुगर की बेसिक यूनिट होगी ग्लूकोज, ठीक है, और इसी को हम एनर्जी कहते हैं। ग्लूकोज को हम सब पीते हैं ना, ग्लूकोन डी ग्लूकोज डी पीते हैं ना, ये सारी चीजें क्या है वो और वो कहते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी है, ये यही कह के देते हैं ना, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट किसका कंजप्शन किया है, ग्लूकोज का कंजप्शन किया है। आप उसे डायरेक्ट कंज्यूम कीजिए, आपके स्टमक से ही उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आई, ठीक है। तो जो बेसिक यूनिट होती है वो डायरेक्टली आपके सेल के द्वारा ले ली जाती है। ग्लूकोज का काम कौन करेगा, ग्लूकोज का काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, वो उसे एटीपी में चेंज करेगा। क्लियर है बात, लेकिन हमें तो एक बेसिक यूनिट क्या चाहिए, सेल के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज हमें मिल गई, ठीक है। अब ऐसे ही हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन के लिए उसकी बेसिक यूनिट आती है अमीनो एसिड, या इसको हम अमीनो अम्ल भी कहते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी को हम प्रोटीन सिंथेसाइज कहते हैं कि प्रोटीन्स का किस में बदल जाना, अमीनो एसिड में बदल जाना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। अभी कोई दिक्कत, अभी प्रोटीन सिंथेसिस बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स टूट रहे हैं उनको बोलो। कार्बोहाइड्रेट के लिए नोट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट के लिए उसकी बेसिक यूनिट होती है सैकेराइड, ठीक है जी। फैट, फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है। क्लियर है बात, अब इसको यहाँ मीठे में मत ले जाना।
ठीक, इतनी चीज क्लियर है? आगे चले, चलिए अब वापस से अपने राइबोसोम पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है पेलेड 1955, नोट कीजिए इसको। राइबोसोम को जो देखा था वो पैलेट ने देखा था, और कब देखा था? 1955 में देखा था। माइक्रोस्कोपिक है ये। कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं, बिना माइक्रोस्कोप के आप इनको नहीं देख सकते। ठीक है, दूसरी चीज, फंक्शन बता दिया प्रोटीन सिंथेसिस का। अब देते रहते कहाँ हैं ये? क्या होंगे? या तो गुच्छे में रहेंगे, गुच्छे में रहेंगे कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ठीक, साइटोप्लाज्म को याद रखना कोशिका द्रव्य है। ठीक है, गुच्छे के रूप में कहाँ पड़े रहेंगे? साइटोप्लाज्म में कहे पड़े रहेंगे। और जब राइबोसोम गुच्छे के रूप में आ जाता है तो उसका नाम हो जाता है पोलिसोम। पोलिसोम या पॉलीराइबोसोम। क्लियर है बात? अभी हमने कहा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, कहा था, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बना देते हैं? रफ बना देते हैं। ठीक है, तो स्टे कहाँ हो गया? खाली साइटोप्लाज्म में एक एक करके भी मिलेंगे तो उन्हें तो राइबोसोम ही कहा जाएगा, गुच्छे में मिलेंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? पोलिसोम कहा जाएगा या पॉलीराइबोसोम कहा जाएगा। और अगर वो आपके किस पे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हैं, तो उस एंडोप्लाज्मिक को वो क्या बना देते हैं? रफ बना देते हैं। नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमने टॉपिक क्या है? गोल्जी अपरेटस, यानी कि गोल्जी काय। नोट करेंगे। बस आपको इनके फंक्शन याद रखने हैं और ये याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, राइबोसोम खाली साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, गुच्छे के रूप में होंगे, सिंगल होंगे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट मैंने बोला है गोल्जी काय। ठीक है, नाम नोट कीजिएगा, कैमिलो गोल्जी। हिंदी में ही कर लो चलो, कैमिलो गोल्जी। ईयर नोट करेंगे 1898। ठीक है, यानी कि इनको किसने देखा? कैमिलो गोल्जी ने देखा। कब देखा? 1898 में देखा। क्लियर है बात? ठीक है, कहाँ रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं। साथ से मतलब हाथ पकड़ के घूमेंगे? नहीं, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में होंगे या फिर नीचे होंगे। ठीक है, इसी तरह की समांतर नलिकाओं वाली स्ट्रक्चर होती है। बस थोड़ा सा इसमें क्या रहता है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, कुछ कुछ अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें और दोनों में फर्क है। ये क्या रहती हैं? ये एक मुड़ी हुई छड़ के जैसी है। ठीक है, कैसी है? मुड़ी हुई छड़। ठीक, दूसरा, गोल्जी अपरेटस क्या करता है?
हम्म, गोल्जी अपरेटस का क्या काम होता है कि ये क्या करेगा, कुछ जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उनको बनाने का काम होता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के निर्माण का, उनके प्रोडक्शन का काम करता है। कैसे, समझिए। ये क्या करेगा, एक तो नोट कीजिएगा सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? क्या होती है रेड ब्लड सेल्स? लाल रक्त कोशिका, हिंदी में बता रहे हो हमें नहीं पता हिंदी में है। रेड ब्लड सेल्स का मतलब होता है कि आपके ब्लड का एक पार्ट है। आपके ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चौथा पार्ट भी है प्लाज्मा, ठीक है। ये क्या करेगी, हाँ नोट कीजिएगा, आरबीसी कुछ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक से तो मतलब समझते हैं, समझा चुके हैं क्या है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सम यूकैरियोटिक सेल आरबीसीज में नहीं पाई जाती, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल होंगे कुछ, और कुछ क्या होंगी, आरबीसी तो सारी ही हैं, ठीक है। एक हमने आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, बताया था, हाँ, जब हम जीवाणु पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम आया था, आया था ना, ठीक है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं होती, ठीक, इन तीनों में ये नहीं पाई जाती, नोट कर लीजिए। हमने कहा कि कुछ सेल ऑर्गेनल के बनाने में हेल्प करती, कुछ सेल ऑर्गेनल जैसे लाइसोसोम, ठीक है, एक्रोसोम, एक्रोसोम, चलो लाइसोसोम तो एक पूरा सेल ऑर्गेनल हो गया, अब ये एक्रोसोम क्या है, ठीक है। एक्रोसोम, स्पर्म जानते हैं, स्पर्म सेल, स्पर्म सेल क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव सेल है। जब हम स्पर्म का डायग्राम देखते हैं तो ऊपर कुछ इस तरह की टोपी नुमा स्ट्रक्चर आती है, ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और यही एक्रोसोम किसकी हेल्प से बनता है, गोल्जी अपरेटस की हेल्प से बनता है, ठीक, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। हमने बता दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। आरबीसी यूकैरियोटिक सेल और आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाई जाती। कुछ सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम, एक्रोसोम और सेल पैलेट। सेल पैलेट किस में होगी, पादपों में होगी, पौधों में होगी, प्लांट में होगी। सेल पैलेट का निर्माण करती है। सेल पैलेट का निर्माण कब करेगी, ये भी नोट कीजिएगा कि सेल पैलेट को कब बनाती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल अपने आप को क्या करती है, डिवाइड करती है। ये हुआ गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस या गोल्जी काय। यहां तक कोई डाउट? अब आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमारा नाम ही क्या आया है, लाइसोसोम, तो इसी को उठा लेते हैं, ये क्या है, ठीक है। चलिए, लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम, लाइसोसोम को सबसे पहले लिख लीजिए 1958, 1958 में इसको देखा गया था। और किसने देखा था,
डी डवे ने देखा। किसने देखा था? डी डवे, 1958 बाय डी डवे। चलिए, लाइसोसोम क्या हो गए? ये वेसिकल की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना, वेसिकल के जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक। दूसरा, इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सेल का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करती हैं? स्टोर करती, ठीक है। ये तीनों चीजें नोट करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब समझिएगा होता क्या है। हमने बता दिया डी डवे ने इसको देखा था, 1958 में देखा था। वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर है, यानी कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर हो गई। कैसी हो गई? थैलीनुमा, ठीक है जी। थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है। क्यों? समझिएगा, यही मेन पॉइंट है इसका। क्यों कहते हैं इस बात को समझिएगा, कि जो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि सेल का मैकेनिकल पार्ट, जो हमने बताया था कि सेल क्या करती है, मैकेनिकली काम करती रहती है। तो जो मेटाबॉलिकली एक्टिविटी होती है उसमें क्या होगा, कुछ ऐसे बड़े आपके क्या आएंगे, आयंस मिलेंगे, कुछ छोटे आयंस मिलेंगे। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उन सभी को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। डाइजेस्ट करेगा तो क्या होगा, सेल क्लीन रहेगी और बाकी सेल ऑर्गेनल अपना काम ठीक से कर पाएंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इस डाइजेशन के ही चलते ये जो लाइसोसोम के थैलीनुमा वेसिकल होते हैं ये फट जाते हैं, ठीक है। वेसिकल फटने की वजह से पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो फैल गया। जब कोई चीज डाइजेस्ट कर रही है तो कुछ तो उसके अंदर एसिडिक होगा, है ना। वो पूरी सेल में फैलने की वजह से सब चीजों को क्या कर देते हैं, सबका इजीली ब्रेक डाउन कर देते हैं, सबको खराब कर देते हैं। सारी एक्टिविटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, और सेल क्या हो गई, डेड हो गई। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। जो हमने कहा है ना कि वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करती है, वो ये वही आयंस हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, है ना, जिनको सारे सेल ऑर्गेनल क्या नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उनको कौन करता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है, तोड़ता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या रखता है, सेल को साफ रखता है। और कभी कभी लाइसोसोम के फट जाने की वजह से वो सेल को ही क्या कर देता है, खराब कर देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। क्लियर है बात, नोट कर लो। सेल डेड होती है केवल। एक सेल में पता नहीं कितनी सेल हैं, कितने लाइसोसोम हैं। एक सेल के फट जाने से मर जाओगी तुम, हद कर रही हो। चलिए, नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। नोट करते रहिएगा, कल पूछूंगी ये सारी चीजें। ठीक है, लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। दो नाम लिखिए, लिखिए, पहला लिखिए ऑल्टमैन और दूसरा नाम लिखिए बेंडा, ठीक है।
एक ने स्टडी किया, एक ने नाम दिया। तो बेंडा ने इसे नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया और ऑल्टमैन ने इसकी क्या की थी, स्टडी की थी। कब की थी, 1890 में की थी। कब की थी, 1890 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस से मतलब है कि भाई हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज हमें मिली है, जो ग्लूकोज का हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन हुआ है, उस ग्लूकोज को एएमपी की फॉर्म में सेल में लेना, एडीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ले लेना और माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी की फॉर्म में रिलीज कर देना, और इसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? एटीपी, एडीपी, एएमपी तीनों की फुल फॉर्म लिखेंगे। एडिनो मोनोफॉस्फेट, एडीपी, एडिनो डाइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का अगर एक मैं रैंडम सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जो हमें ये नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, ठीक, इन्हीं क्रिस्टी के अंदर होते हैं F1 कण, F1 कण होते हैं, और यहीं पे जो हमारा क्या है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है वो यहीं पे होती है। हमने कहा एटीपी बन गया। ठीक है, तो एक ग्लूकोज जो होता है वो कितने 836 एटीपी अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, सब यही बताते हैं भाई, एडीपी मिल गई, एडीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया ने ले लिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने लेके क्या कर दिया, उसे एटीपी बना दिया, और एटीपी के आगे लिख देंगे +36 एटीपी, और वो हो गए एनर्जी। लेकिन 1 ग्लूकोज का मतलब होता है कि 1 ग्लूकोज एटम जो होगा वो कितने कणों में टूटेगा एटीपी के, वो 36 कणों में टूटेगा। ठीक है, वो चीज जरूर नोट कीजिएगा।